हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। और इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो एक बेहतरीन नोट्स मिलने वाला है जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे में है और आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। वो पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा। अगर वीडियो पे आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ आपका एटम्स। एटम्स क्या है? एटम्स जो होता है बेसिक यूनिट होता है कोई भी एलिमेंट का। कोई भी एलिमेंट बनता है वो एटम से मिलके बनता है, या बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स। जो एटम्स बनता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स। कोई भी एटम्स बनता है वो 3 चीज से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इतना बात हम लोग को समझ में आ गई कि एटम्स जो होता है बेसिक यूनिट होता है एलिमेंट्स का, और एटम्स जो बनता है वो एटम्स आपका 3 चीज से मिलके बनता है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। एटम्स आपका जो बनता है 3 चीज से, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स, अगर बेसिक पता नहीं रहेगा तो आगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, बाकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें जीरो कोई चार्ज नहीं होता। इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसका होता है +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसका जीरो होता है, ठीक है। इसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। इसका मास होता है 1.673 इंटू 10 का पावर -27 kg। इसका होता है 1.675 इंटू 10 का पावर -27 kg। ये दोनों का मास अप्रॉक्स सेम है, थोड़ा सा डिफर है, ठीक है। चलिए, बाकी तो ये सब पता होगा। इलेक्ट्रॉन्स का खोज किसने किया? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन्स का पता होगा, प्रोटॉन्स का पता होगा ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन्स का जेम्स चैडविक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट जो ये बहुत सारा मॉडल्स आपको पढ़ना था जो शुरू में एटम्स को समझने के लिए बहुत सारा मॉडल जो क्लास 9 से आप लोग पढ़ते होंगे। एक था थॉमसन मॉडल। उसके बाद आपको पढ़ना था रदरफोर्ड मॉडल, और एक और पढ़ना आपको बोर्स मॉडल, जो क्लास 12 तक आपको इतना ही पढ़ना। फिर आगे और भी मॉडल्स आया, सबरफील्ड मॉडल आया वगैरह, तो वो सब आपको मॉडल्स नहीं जानना। ये आपको थॉमसन मॉडल बहुत ही आसान था। इसमें बोला गया था एटम्स को एक तरबूजे के आकार को ले लिया गया था। उसमें जो उसका दाना था, तरबूजे का जो दाना था उसको इलेक्ट्रॉन मान लिया था। इसके जो सीड्स थे, दाना थे, उसको इलेक्ट्रॉन मान लिया था। पूरा एटम्स को, पूरा तरबूज को, जो खाने वाला पार्ट था लाल पार्ट, उसको पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान लिया था, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, फिर पढ़ना है बोर्स मॉडल क्या होता है। तो चलिए हम फिर बात करते हैं इसमें। तो यहां पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट में। चलिए फर्स्ट बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। इसमें क्या बताया गया कि जो इंटायर पॉजिटिव चार्ज, इंटायर मतलब संपूर्ण, एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास, लगभग जितना भी मास था किसी भी एटम्स का, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जमा होता है इन इट्स सेंटर्स, एटम्स के सेंटर में, एटम्स के केंद्र में, जिसे क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। कहने का मतलब किसी भी एटम्स का किसी भी एटम्स का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना भी मास होगा, सारा कहाँ जमा रहेगा? सारा का सारा सेंटर में जमा होगा, जिसका नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस। चलिए यहां से देखिए आप लोग,
क्या बताया जा रहा है कि कोई भी एक एटम्स है और इसमें इस एटम्स का जितना भी पॉजिटिव चार्ज और जितना भी मास है वो सारा का सारा कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, जिसका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकंड कि जो डायमीटर होगा, एक्चुअली जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। किस शेप का होता है, स्फेयर, गोला का आकार का होता है। ठीक है, फुटबॉल के आकार का बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका जो डायमीटर होगा उसका रेंज होता है 10 का पावर -15 मीटर टू 10 का पावर -14 मीटर, या बोल सकते हैं ये फर्मी रेंज में आता है। कि कौन सा रेंज में आएगा, फर्मी रेंज में। 1 फर्मी में कितना होता है ये पता होगा आप लोग को। 1 फर्मी में होता है 10 का पावर -15 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। थर्ड नंबर पॉइंट दीजिए कि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब घूमना होता है, अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। जो थॉमसन मॉडल जब गलत हो गया तो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमेगा। जिस पाथ, जिस सर्कुलर पाथ, ये जो रास्ता दिख रहा है वो वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ है, इसका नाम दिया गया ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो वही बताया गया। 4 नंबर बोला गया कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में वो बराबर होगा किसका, टोटल नेगेटिव चार्ज का, ताकि एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब 4 पॉइंट बोलता है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ताकि एटम कैसा होगा आपका, एटम आपका न्यूट्रल होगा। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है, चारों पॉइंट को मैं एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज और सारा मास सेंटर में रहेगा, इसका नाम न्यूक्लियस दिया गया। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी रेंज में होगा, डायमीटर इसका रेंज दिया हुआ 10 का पावर -15 मीटर टू 10 का पावर -14 मीटर। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो जहां तहां नहीं रहेगा, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा या फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इसका नाम दिया गया ऑर्बिट। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूक्लियस का, वो टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ताकि एटम्स क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। 5 नंबर क्या बोलता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है 5 नंबर बता रहा है यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स जो है, जो किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी चीज को घूमने के लिए एक फोर्स का जरूरत पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। दो चार्ज के बीच जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो किसके कारण रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, वही प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को डिफाइन किया गया, ये सब कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस वगैरह के लिए। इम्पैक्ट पैरामीटर को डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और इम्पैक्ट पैरामीटर का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप इसका सिर्फ डेटा याद कर लोगे और हर एक टर्म का मतलब सीख लोगे। बी क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, एप्सिलॉन नॉट तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, के काइनेटिक एनर्जी है, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थीटा जो होता है स्कैटरिंग एंगल होता है। जैसे रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। उसमें क्या था कि गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट कराया गया था। जब अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया था वहां से, तो देखा गया था कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना डेविएट किए पास कर गए थे। तो उससे ये पता चला था कि एटम्स का मैक्सिमम जो जगह है वो खाली है,
एटम्स का जो मैक्सिमम जगह वो खाली है, उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हुए थे, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल उसी पाथ पे वापस लौट गए थे। अगर कोई अल्फा पार्टिकल, ये सारा अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन है कि किस तरह वो डेविएट किया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जो ये वापस आ गया, यहाँ पर थीटा का जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल जो बन रहा है, ये वाला स्कैटरिंग एंगल, तो थीटा का मान हम सपोज समझाने के लिए मान लीजिए 60 ले लिए, इसका तो लगभग अप्रॉक्स 120 बन रहा है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर की ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो थीटा का जो वैल्यू स्कैटरिंग एंगल जो डिक्रीज कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर सवाल एग्जाम पूछता है, इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या, वो देखिए। अब इसको डिफाइन किया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका डिस्टेंस, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन वो लेना है आपको फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए ये वाला डिस्टेंस का बात हो रहा है, इसमें कलर हम चेंज करते हैं। देखिए ये वाला डिस्टेंस का बात हो रहा है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये तो जो जिसके लिए थीटा का वैल्यू 180 होगा, वहां पर देख लीजिए, ये थीटा का वैल्यू 180 लीजिएगा तो 180 बटा 2 कितना 90 हो जाएगा। और कॉट 90 का वैल्यू आपको पता है, कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर थीटा का वैल्यू यदि 180 डिग्री रहेगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर का जो वैल्यू हो जाएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे तो इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि थीटा का मान स्कैटरिंग, थीटा यहाँ पे बोल रहा है स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, ये एग्जाम में पूछता है, जेईई मेंस वगैरह में पूछा हुआ सवाल है कि स्कैटरिंग एंगल, और कंपटीशन वगैरह में पूछता है स्कैटरिंग एंगल को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करेगा। याद रखना है यहाँ पर, जैसे थीटा का मान 180 था तो इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो गया 0 हो गया। इसी तरह थीटा का मान हम 120 लेंगे, 60 लेंगे, तो यहाँ पर डेटा हम लोग चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो एक ही बात आपको याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट ये हो गया कि स्कैटरिंग एंगल का वैल्यू ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं तो घट रहा है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस देखिए। चलिए नेक्स्ट, अब टॉपिक हम लोग का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, फिर इसका हम लोग एक डेरिवेशन निकालेंगे, इसका एक हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस it experiences a large repulsive force. Due to this force of repulsion, the velocity of alpha particle decreases and it reflects back. इसका मतलब समझिए क्या बताना चाह रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक न्यूक्लियस है, किसी भी एटम्स का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है, उसका न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। और अगर कोई एक अल्फा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण ये मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है न्यूक्लियस की ओर। लेकिन जैसे ही ये मूव करता है तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो घटता है। वेलोसिटी क्या होता है इसका, डिक्रीज करता है लगातार। डिक्रीज क्यों कर रहा है आपको पता है, अभी बताया ना कि रिपल्शन के कारण। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मूव कर रहा होता है, हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल होता है। अब ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कुछ दूरी पे जाकर के ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा। जब ये अल्फा पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे जाके, न्यूक्लियस तक नहीं जा पाता है, ये वहां तक जाके ये वापस लौट आएगा। ये तो ये जो दूरी बच गया न्यूक्लियस से और जहां तक पहुंचा था,
इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच मतलब पहुंच होता है, और कितना नजदीक जा सका वो। पूरा ऐसा मत सोचिएगा कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराया था, नहीं, न्यूक्लियस से जस्ट कुछ पहले ही लौट गया था वो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप देखिए क्या लिखा हुआ, वही बात लिखा हुआ कि अल्फा पार्टिकल जब मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जब वो चलता है न्यूक्लियस की ओर, वो एक्सपीरियंस करता है, फील करता है एक लार्ज रिपल्सिव फोर्स, जिसके कारण क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका वेलोसिटी लगातार घटता है और वो वापस लौट जाता है। ये जब जा रहा है इसका वेलोसिटी घटता है, एक ऐसा समय आता है जिसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर ये वापस लौट जाएगा। तो जितना वो नजदीक जा पाया उसी के बीच का दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डेफिनेशन क्या वो समझिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस। देखो ये कम से कम दूरी है, किसके बीच का, अल्फा पार्टिकल का और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन वो डिस्टेंस कब लेना है आपको, जब वो रिफ्लेक्ट्स बैक हो गया था, कितना एंगल बना करके, 180 डिग्री। जब ये जिस पाथ से गया था उसी पाथ से लौट गया, तो जहां तक वो गया अल्फा पार्टिकल और जो न्यूक्लियस के बीच का दूरी था, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका काम क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है उसका यूज करते हैं पता करने में अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज हम लोग पता करने में। तो चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, हम लोग का एक्सप्रेशन निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए क्या बोलता है। अब यहाँ समझिए बात हम क्या बता रहे हैं, फिर से डायग्राम बनाना पड़ रहा है हमको, एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये आपका एटम्स हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। कलर को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल है, ये यहां से मूव किया, यहां तक गया ही, और फिर ये उसी पाथ में वापस लौट गया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये लिखा हुआ, लेट आर नॉट को मान लिए कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल था, इसका वेलोसिटी कितना था, v था, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी किसका निकला, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। अब देखिए, अब अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, मान लो ये अल्फा पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो वहाँ तो वर्क डन होगा। तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहाँ पढ़े होंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, ये तो कांस्टेंट होता है ना 1/4πε0, ठीक है। Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज हम बताए थे, अल्फा पार्टिकल को जो माना गया हीलियम प्लस प्लस आयन को माना गया, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा यहाँ पर Q1 हम इसी को मान लेते हैं, तो इसका चार्ज जो होगा 2 प्रोटॉन्स के बराबर होगा। अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दोनों का ना ये चार्ज सेम होता है, माइनस प्लस का अंतर होता है, ठीक है। और ये जो एटम्स है वो किसका एटम्स हम नहीं पता है, तो इतना हमको पता है कि जो इसका न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या होगी वो जड़ होगी, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, जेड ही हो जाएगा। तो यहाँ पर Q1 के जगह पे लिख देंगे 2e और Q2 की जगह पे लिख देंगे ZE डिवाइडेड R, जो डिस्टेंस है ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, R0। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वही लिखा हुआ देखिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब दोनों को सॉल्व कर दो, तो 2ZE क्या हो गया, E²। तो ये मेरा निकल गया काइनेटिक एनर्जी और ये निकल गया। अब बताओ कि इस केस में कब होगा, जब वो वापस लौट जाएगा यहाँ पर, तो उस केस में किसका वैल्यू अधिक होगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अधिक हो या पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अधिक हो, नहीं, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर वहां पर काइनेटिक एनर्जी अधिक रहता तो अंदर चला जाता, और तभी लिखा हुआ एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उस केस में जाने के बाद अल्फा पार्टिकल जो रहता है रुक जाता है उस केस में, वहां पर जाके तब ना वापस आएगा। देखिए यहाँ पर इस केस में यहाँ पर जाकर अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में काइनेटिक एनर्जी और इसके द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स के कारण जो एनर्जी निकल रहा है, वर्क डन निकल रहा है, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ
कि काइनेटिक एनर्जी का मान और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सेम निकल जाएगा। तो ई इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लिए। आर नॉट यहाँ पर डिवाइड में इधर चला गया, मल्टीप्लाई में हो गया। देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चला गया, इधर बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर, ऊपर वाला तो रहेगा ना, नीचे वाला आर नॉट ऊपर चला गया तो ई नीचे आ गया आपका। तो ये फॉर्मूला निकल गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो यहाँ से आप देख सकते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एनर्जी में कैसा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। अगर उसका अल्फा पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा रहता तो वो और डिस्टेंस तक वहाँ पहुँच पाता। देखिए इसका मतलब क्या बता रहे हैं, हम बोले कि 2 अल्फा पार्टिकल गया, एक के पास अल्फा 1 गया, अल्फा 2 गया, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएगा, तो ये आर नॉट का मान कम हो जाएगा। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो कम, वो उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मान कम हो जाएगा। जिसके पास एनर्जी कम रहेगा उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मान अधिक रहेगा। कहने का मतलब जो ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगा वो ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएगा, तो ये दूरी कम हो जाएगा। जो कम एनर्जी के साथ जाएगा वो पहले ही लौट जाएगा, तो ये दूरी क्या रह जाएगा, अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स। According to Rutherford model, the electron revolve around the nucleus in different orbit. रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस चारों। तो यहाँ पर देखिए बताए थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच, वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ डायग्राम बना हुआ है आपका, देखिए। फिर वही काम करेंगे। इस बार जो हम एटम्स ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं। और अगर हम हाइड्रोजन एटम लिए तो उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो यहाँ का चार्ज प्लस ई हो जाएगा और यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस ई। उसमें एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ई ले लेंगे और यहाँ का चार्ज माइनस ई ले लेंगे। चलिए अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। सारा टर्म को समझते जाना है। यहाँ पर m होता है मास ऑफ पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसका रेडियस हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। ये हो गया। बाकी फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े होंगे वहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r², यही ना होता है। तो दो चार्ज के बीच यदि फोर्स निकालना होता है तो पहला चार्ज की जगह पे ई लिखेंगे, दूसरे चार्ज की जगह पे भी ई लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेते हैं वहाँ पर। तो एफ निकल जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज की जगह पे Q1 की जगह पे ई लिखेंगे और Q2 की जगह पे भी ई लिखेंगे, और ये हो जाएगा r²। तो एफ का वैल्यू निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²/r²। तो यहाँ पर लिखा हो, ठीक है। FC है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और FE है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहाँ पर v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r ऑर्बिट रेडियस है। तो यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लिए। देखिए यहाँ पर कैसे r का वैल्यू निकला, वो देखिए, एक r से एक r कट गया तो यहाँ एक r बचेगा ना, r को ऊपर ले जाइए। तो r को ऊपर ले गए, बाकी टर्म को उतार दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²। ये वाला r ऊपर चला गया, mv² कहाँ आ गया, नीचे आ गया, mv²। तो वही निकल गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिट रेडियस। यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से v² निकाल लीजिए। तो v² ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e², m तो रहेगा ना, और ये v² ऊपर चला गया, r नीचे आ जाएगा, तो m × r, ठीक है। तो वही निकाला यहाँ पर, ये निकला है ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला निकल गया, और ये v² का वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि अभी हमको काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होगा, हाफ mv² होता है। तो कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² हुआ। तो जो v² का वैल्यू ऊपर से निकाले थे हम लोग, वहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। v² का वैल्यू क्या निकाले, देखिए ऊपर ये वैल्यू था मेरा, यहाँ पर हो जाएगा हाफ m, और v² की जगह पे लिखेंगे हम लोग e² नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m × r।
एक m से एक m कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा भाई यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बचेगा ई स्क्वायर, और देखो ये 4 और ये 2 है, 4 2 जगह कितना हो जाएगा 8 पाई तो बचेगा ना एप्सिलॉन नॉट आर। ये काइनेटिक एनर्जी का निकल गया वैल्यू। वही लिखा हुआ है यूजिंग इक्वेशन 3, अगर वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बता दिए कैसे आ रहा है, वी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, जो सॉल्व किया तो ये टर्म आ गया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे अभी आपको हम, कि जो फॉर्मूला होता है इसका U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। अभी जो बताए थे उसमें न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ही था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही था, यहाँ से निकाल लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के जगह पे प्लस ही हो जाएगा और Q2 की जगह पे माइनस ही हो जाएगा बाई आर। तो U इक्वल टू जाएगा माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ लेकिन यहाँ समझा देने कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वो सम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का। जो दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दीजिए दोनों को, देखिए सॉल्व करेंगे, जो जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। तो ई स्क्वायर दोनों में है और इसमें पाई एप्सिलॉन नॉट आर दोनों में है और 4 भी दोनों में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दोनों में कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 माइनस यहाँ बचेगा 1। इसको सॉल्व करोगे तो ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1/2 में -1 गया तो -1/2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी आएगा वो नेगेटिव आता है। इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, न्यूक्लियस से। इसीलिए यहाँ पर टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव। हाँ इसलिए स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो टोटल एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आएगा। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधा हुआ किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन क्या था इसका, रदरफोर्ड का लिमिटेशन इसका क्या था वो समझेंगे हम लोग। पहला, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम्स का स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। अब कैसे नहीं बता पाया उस चीज को समझते हैं हम लोग। बोलता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन शुड इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन। देयरफॉर radius of orbit of electron will decrease gradually and ultimately it will fall in the nucleus. Thus the Rutherford model cannot explain the stability of an atom. जैसे ये तो बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो रेडिएट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये अपना एनर्जी रिलीज करेगा और ये कंटिन्यूसली रिलीज करते 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 अपना एनर्जी जब रिलीज करेगा तो इसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो घटता चला जाएगा। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है उसके लिए सॉरी, बट समझ में आ रहा होगा। ये घटता चला जाएगा और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर फॉल करेगा, न्यूक्लियस में। वही बता रहा है इसमें, यही चीज। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको एक्सप्लेन कौन फिर किए, बोर्स आए और इस बात को बताया कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स जो होता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल में मूव करता है। तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो सिर्फ बता दिए थे कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका एनर्जी घटते चला जाएगा और उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी घटते चला जाएगा और लास्ट में कहाँ समा जाएगा, न्यूक्लियस में समा जाएगा। हमको पता है कि एटम जो स्टेबल है, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रहा है। और एक बात नहीं बता पाया, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम इमिटेड बाय एटम। ये सब आगे डिटेल में बताएंगे, फिलहाल जानना है कि स्पेक्ट्रम जब पढ़ाएंगे वहां समझ में आ जाएगा। ये स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में ये बता नहीं पाए। चलिए अब रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक्स था, रदरफोर्ड का जो गलती था उसको कौन सुधारे, उसको सुधारने के लिए आए बोर्स। कुछ नहीं, थोड़ा लगभग जो पोस्टुलेट्स था, लगभग जो बातें थी उन्हीं का था, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये किए, लगभग आपको सब सेम मिलेगा। इसका 3 पोस्टुलेट्स था, याद रखना है
बोर्स मॉडल का कितना पोस्टुलेट्स है? 3 पोस्टुलेट्स मतलब अवधारणाएं होता है। और हम लोग का जो एग्जाम में पूछा था पीजीटी एग्जाम में, वहाँ तो ये पूछ दिया कि स्टेटमेंट लिख दिया था, बोला था कौन सा पोस्टुलेट्स है। लेकिन इतना बार पढ़ाए थे कि हम वहाँ तो एग्जाम में लिख लिए, लेकिन कभी कभी सवाल अजीब पूछता है, मानना पड़ेगा। लेकिन तो आपको बता दिमाग, ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स है, ये सेकंड पोस्टुलेट्स है, ये थर्ड पोस्टुलेट्स है। आपका एग्जाम में पूछेगा पोस्टुलेट्स लिखने के लिए आएगा, तो आप यहाँ से लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला बोला था एटम्स हैव सम स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी स्टेट्स वेयर इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट इमिटिंग रेडिएशन। जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इसीलिए वो ये फेल हो गया था कि वो बोल दिए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस बात को। लेकिन ये बता दिए कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और उसका एनर्जी लेवल फिक्स्ड होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और वो सबका वो नाम दे दिए थे, हर एक ऑर्बिट्स का वो नाम दे दिए थे, नाम, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फिक्स कर दिए थे, के, एल, एम और एन। ठीक है, ये फिक्स्ड एनर्जी स्टेट था। सेकंड नंबर बताया गया कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब बताए थे, एंगुलर मोमेंटम को एल से नोट करते हैं, अगर भूल गए होंगे तो याद कीजिए 11th क्लास को। ये बताया गया था इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? h/2π का। अगर एग्जाम में आता है तो इसी को सिर्फ पढ़ने आना चाहिए। कैसे पढ़ते थे? वहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते थे ना, कि किसी बॉडी का जो चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? ई का। तो Q इक्वल टू एन, वहाँ पढ़ते थे आप लोग। तो उसी तरह यहाँ भी आपको याद कर लेना है कि जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसको मिटा देने से कोई काम नहीं है, फिर कंफ्यूज करोगे आप लोग। देखिए, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? h/2π का। ये सेकंड पोस्टुलेट्स हो गया। थर्ड नंबर क्या बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो वहां पर वो एनर्जी रिलीज करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल रेडिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किस रूप में वो एनर्जी रिलीज करेगा? फोटोन के फॉर्म में। और उसका जो वैल्यू आएगा दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। जैसे हम क्या बता रहे हैं, समझिए। यहाँ पर हम बोल रहे हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये कलर उतना अच्छा दिखता नहीं है, ये कलर कर दो। हाँ, अगर ये आपका पहला ऑर्बिट है और मान लेते हैं ये कोई सेकंड ऑर्बिट है, ना गंदा डायग्राम बनता है। एक्चुअली भी प्रैक्टिस नहीं है ना पेन टैबलेट में पढ़ाने का, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखिए सर, चलिए ठीक है। अगर मान लेते हैं सपोज समझाने के लिए कि अगर इसका एनर्जी पहला ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है, अगर इसका एनर्जी फर्स्ट वाले का एनर्जी, इसको फर्स्ट इनिशियल मान लेते हैं, अगर इनिशियल वाले का एनर्जी मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और फाइनल वाले का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, यहाँ से जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी क्या होगा? तो जो उसका एनर्जी होगा दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा। कहने का मतलब जो नया वाला फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है, तो 3 माइनस 2, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही बता रहा है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा फोटॉन्स के फॉर्म में, और जो फोटोन का एनर्जी आएगा दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर आएगा। इसका एनर्जी लेवल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसका एनर्जी लेवल मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जो दोनों का डिफरेंस आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो फोटोन के एनर्जी के बराबर होगा।
वही लिखा हुआ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, E1 जो है एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, और EF है जो एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया, फाइनल स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा। तो ये हायर एनर्जी से कहां पहुंचा, लोअर एनर्जी में। ये हायर एनर्जी स्टेट था, ये वाला आपका हायर एनर्जी स्टेट था, ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए थोड़ा बहुत यही लंबा है, बाकी सारा ठीक है। बोलता है इसमें कि हाइड्रोजन एटम्स जो होता है कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस ही एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज माइनस ही। मान लेते हैं कोई एक हाइड्रोजन एटम्स है, उसमें जो न्यूक्लियस में होगा उसका, उसमें एक ही प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन एटम में, तो उसका चार्ज हो गया प्लस ही, और इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, माइनस ही। और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम यहाँ पर r से दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता था, इसलिए डिस्टेंस को हम लोग Rn ले रहे हैं। Rn क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट का रेडियस हो सकता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि एटम्स के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें चार्ज प्लस ही होगा, एक प्रोटॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन्स के बीच, फॉर्मूला को पता है क्या था, फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला पढ़े आप लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लीजिए यहाँ से, ये तो कांस्टेंट होता है। चार्ज मेरा प्लस ही और माइनस ही है, मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों का, E इंटू ई क्या हो जाएगा, E स्क्वायर। डिस्टेंस क्या लेने बोले, Rn। Rn क्यों ले रहे हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जनरल बात निकाल रहे हैं, किसी फर्स्ट ऑर्बिट का नहीं निकाल रहे हैं, और बहुत सारा ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ Fe का वैल्यू यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। वही लिखता है सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से समझिएगा डेरिवेशन ध्यान से, नहीं फिर दिक्कत होगा। अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लीजिए वहीं से, उसी डायग्राम से सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लीजिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बटा r होता है। तो यहाँ भी रेडियस n ऑर्बिट ले लेंगे, और अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का भी स्पीड अलग अलग होता है, तो यहाँ पे Vn लेना पड़ेगा। तो जो Vn है वो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, तो लिखेंगे कि जो Vn है वो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, हमको नहीं समझ आ रहा। वहाँ जैसे नाम बताए थे ना अभी, जैसे वहाँ जब बता रहे थे तो यहाँ क्या बोले थे, बहुत सारा ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। तो अभी हम जनरल निकाल रहे हैं, कौन सा ऑर्बिट के बारे में बात हो रहा है ये नहीं क्लियर है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग इस तरह, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो यहाँ से Rn के वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से यहीं पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एक Rn कट जाएगा, तो एक Rn बचेगा, Rn को ऊपर ले जाओ तो क्या बचेगा, E स्क्वायर 4πε0, एक Rn बचा था, Rn ऊपर चला गया, ये टोटल नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा mv स्क्वायर n। ये सब लिखने आना चाहिए, नहीं फिर गड़बड़ाओगे। चलिए किस तरह लिखा गया ये Rn जो है वो ऐसे लिखा हुआ था, R नीचे n है, ठीक है। R के नीचे ये ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं, ये गलत। रेडियस बताना है किसका, ऑर्बिट का, n ऑर्बिट का। वेलोसिटी बताना है किस ऑर्बिट का, n ऑर्बिट का। इस तरह लिखना, नहीं तो फिर ये उल्टा पुल्टा लिखोगे, फिर सब सोचोगे ये n गुना में क्यों नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई में क्यों नहीं हो रहा, वो क्या बता रहा समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं हम लोग बोर्स पोस्टुलेट्स। जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अभी बताया आपको कि वेलोसिटी कौन सा ऑर्बिट का लेना है, nth ऑर्बिट का, और रेडियस कौन सा ऑर्बिट का लेना है, nth ऑर्बिट का। और इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, nh/2π का। अभी बताया था ना कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। वही लिखा हुआ Rn क्या है, Vn क्या है, n क्या है, n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट। चलो अब Rn का वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, देखिए
फॉर्मूला था ना वहाँ पर, एल इक्वल टू था एन एच बाई 2 पाई, एल का वैल्यू था एम वी एन आर एन बाई एन एच बाई 2 पाई, तो हो जाएगा एम वी एन, आर एन का वैल्यू वहाँ से ऊपर से देख लीजिए, आर एन का जो वैल्यू निकाले थे हम लोग, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर एन, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग आर एन का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा ई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर एन बराबर कितना हो जाएगा एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, जो वैल्यू था आर एन का, जो वैल्यू था ये वाला वैल्यू दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू दिख रहा है वो आर एन का वैल्यू है। चलिए जो सॉल्व करो इसको, m से m कट जाएगा, vn से vn, एक vn कटेगा, ठीक है, याद रखना, यहाँ एक vn बच जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो समझिए, यहाँ से ये 2 पाई से 4 पाई भी कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, जो बच जाएगा उसे उतार दो, vn को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, ये nh नीचे आ जाएगा, तो बचेगा ई स्क्वायर, ये 2 बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, और क्या बचा एन एच, एन बचा, और क्या बचा एच बचा, तो किसका वैल्यू निकल गया वी एन का, वही देखो यहाँ पर वी एन इक्वल टू ई स्क्वायर 2n एप्सिलॉन नॉट एच, अरे मल्टीप्लाई डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात और ये बात दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सबका वैल्यू क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आई, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर क्या बताया गया कि जो स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहने का मतलब वही लिखा होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसका मतलब समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पर बहुत सारा ऑर्बिट्स है, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, इलेक्ट्रॉन तो सब में मूव कर रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला का इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा है कि सेकंड वाले का स्पीड ज़्यादा है कि थर्ड वाले का ज़्यादा है। तो यहाँ पर बताया गया V1 और n में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिसका n का वैल्यू कम होगा, n का वैल्यू कम होगा, उसका Vn का वैल्यू अधिक होगा, मोर होगा। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक स्पीड होगा फर्स्ट ऑर्बिट का, उसके बाद बोल सकते हैं V1 का पहला ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन का, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड सबसे अधिक होगा किसे, सेकंड से, और सबसे कम किस में होगा, थर्ड में, ठीक है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को याद कर लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड से 137 टाइम्स कम होता है, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड होता है पहला ऑर्बिट में वो 137 टाइम्स कम होता है, ठीक है। चलिए अगर आपको जनरल कोई फॉर्मूला पूछेगा तब Vn इक्वल टू हो जाएगा C/137 रहेगा और n नीचे रहेगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे पहला ऑर्बिट में पूछा तो आप तो निकाल दिए डायरेक्ट C/137, दूसरा ऑर्बिट में पूछेगा तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/137 इंटू 2 घट जाएगा। तीसरा ऑर्बिट में पूछेगा तो C/137 इंटू 3, तो और भी घट जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला। हो सकता है एग्जाम में पहला ऑर्बिट का दे दे स्पीड और आपसे पूछे दूसरा ऑर्बिट का क्या होगा, तीसरा ऑर्बिट का क्या होगा, आप वहां से निकाल सकते हो। चलो अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 Rn का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। अब Rn कहाँ से आ गया भाई वो देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 मेरा कहाँ पर था, ये वाला ना। चलो देखिए इधर इक्वेशन 4 मेरा था L इक्वल टू MVN Rn बाई बराबर NH/2 पाई, यही ना था। तो यहाँ से बोल रहा है आप आयरन का वैल्यू निकाल लो।
तो हो जाएगा NH/2 पाई, ये m भी n नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई m v और n, ये Rn का वैल्यू निकल गया। देखो ये वाला देखो ना, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से बोलता है कि आप जो Vn का वैल्यू निकाले थे उसका वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर जो Vn का वैल्यू ऊपर निकाले थे ना अभी हम लोग, Vn का वैल्यू ये वाला कहाँ गई है, E² 2πε0h, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर Rn इक्वल टू हो जाएगा NH/2πm, Vn का वैल्यू निकाले थे E² 2πε0h। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, कुछ कटा, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो Rn का जो वैल्यू हो जाएगा एक्चुअली वो था Vn ना, 2 पाई m क्या था, Vn का वैल्यू था E² 2n/ε0h, 2n/ε0h, ये एक्चुअली गलत हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये जो डेटा था फिर से ध्यान दीजिए, तो Rn इक्वल टू था NH/, यहाँ देखिए 2πm, ठीक है। जो Vn का वैल्यू था, Vn का जो वैल्यू था वो था तुम्हारा E², यहाँ वैल्यू पुट किया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2n है, वो पाई नहीं था, 2n/ε0h, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Rn इक्वल टू, ये n और h ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा n² h², ठीक है। क्या बचेगा नीचे देख लो, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना, ये 2 से 2 कट गया, n और h तो ऊपर चला गया और ε0 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचा, पाई बच गया, एक m बच गया और E² बच गया, तो ये निकल गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये रिलेशन आया। अब यहाँ से देखिए Rn और n² में कैसा रिलेशन है डायरेक्टली, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, h का मान कांस्टेंट था, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट है। अगर सबका वैल्यू पुट करोगे, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू, पाई का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका एक अलग वैल्यू आएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि बोर्स रेडियस क्या होता है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट, जो पहला ऑर्बिट कौन था, 1, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन एटम्स का, उसे बोला गया है बोर्स रेडियस, इसको डिनोट करते हैं A0 से। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकाला गया, जो वहाँ पर Rn का जो वैल्यू निकाला गया था वो था n² h² आया था, पाई m E² आया था। अगर n का मान 1 लेंगे तो यहाँ R1 निकल जाएगा, इसी को हम लोग दिखा रहे हैं A0 से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1² h² ε0 पाई m E²। तो वही जो A0 है, बोर्स रेडियस बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा h² ε0 पाई m E²। इसमें सबका वैल्यू पता है, ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, h का वैल्यू कितना होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल, इक्वल टू h न्यू, h इक्वल टू हो जाएगा E/न्यू, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल सेकेंड, इक्वल टू h न्यू, ठीक है, जूल सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका हो गया एप्सिलॉन का वैल्यू हो गया, ये जो डेटा है वो एप्सिलॉन का वैल्यू, ये यहाँ पर होल स्क्वायर किया हुआ है, पाई का वैल्यू पता है 3.14 होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको सारा आप सॉल्व करोगे घर में, इतना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है मतलब डेटा थोड़ा लेंदी जाएगा, तब डायरेक्ट उसका डेटा याद कर लोगे कि जो पहला ऑर्बिट का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
एग्जाम में अब देखिए, अब आपसे तो वो तो पहला ऑर्बिट का निकाल दिया, R1 का मान निकल गया ये। अगर कोई आपसे पूछेगा दूसरा ऑर्बिट कब निकालो, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 0.53, दूसरा ऑर्बिट का पूछेगा तो 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, हो गया आंसर। तीसरा ऑर्बिट का पूछेगा रेडियस, तो हो जाएगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 0.53 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट का पूछेगा तो 0.53 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 0.53 इंटू 16 एंगस्ट्रॉम। तो पूछता है एग्जाम में कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस और सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस में कितना टाइम्स का अंतर है, 4 टाइम्स का अंतर है। अगर रेडियस को हम 3 टाइम्स करते हैं तो 9 टाइम्स उसका सॉरी ऑर्बिट, अगर हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है और जो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है, अगर दोनों का रेशियो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। कहने का मतलब जो रेडियस सेकेंड ऑर्बिट का 4 टाइम्स अधिक है किससे, फर्स्ट वाले से। इसी तरह अगर पहला और तीसरा में बात किया जाए, R1/R3 निकालोगे तो इसका डेटा आएगा 1/9, तो R3 जो आ जाएगा वो 9 टाइम्स आ जाएगा पहला वाला ऑर्बिट का, तो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, वहां पर दिमाग लगाइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम निकालेंगे एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला था वह निकाल लिए थे हम लोग, टोटल एनर्जी का वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम लोग, Rn का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए Rn का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, तो En इक्वल टू हो जाएगा -E² 8πε0। Rn का वैल्यू पुट कीजिए, Rn का वैल्यू जो ऊपर में रखे थे अभी, Rn का वैल्यू कितना था, n² h² ε0 n² h² ε0 पाई m E²। ठीक है, तो यहाँ से जो एनर्जी निकल जाएगा nth ऑर्बिट का वो निकल जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, m और E² ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो रहेगा m e का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, E² और E² भी पावर 4 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, पाई से पाई को काट दो, m तो ऊपर चला गया था ना, तो बचेगा यहाँ पर 8 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 बार है, तो ये एप्सिलॉन का स्क्वायर हो गया, n² हो गया और ये हो गया h²। ये टोटल एनर्जी निकल गया यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर भी क्या है कि सबका वैल्यू हमको पता है, E0 का पता है, h का पता है, प्लैंक कांस्टेंट का पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। अगर सबका वैल्यू आप पुट करोगे इसमें, देखिए यहाँ पर इसमें सबका वैल्यू पुट करोगे, En इक्वल टू हो जाएगा -9.1 इंटू 10 का पावर -31 इंटू ई के जगह पे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 का पावर 4 डिवाइडेड, यहाँ पर 8 रहेगा, 8 इंटू एप्सिलॉन के जगह पे 8.854 इंटू 10 का पावर -12 का पावर 2 एप्सिलॉन स्क्वायर, n² तो रहेगा यहाँ पर, n² का वैल्यू नहीं पता है। फिर h का वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 का होल स्क्वायर। अगर सबको सॉल्व करोगे तो जो En का वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उतना एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा कि आप सारा फॉर्मूला याद रखो सारा ये, तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब इससे फायदा क्या वो समझिए। इससे फायदा क्या हुआ कि हम अलग अलग जो अलग अलग ऑर्बिट्स है सबका हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे एक जनरल फॉर्मूला हो गया, En इक्वल टू मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया -13.6 डिवाइडेड n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछ देगा पहला ऑर्बिट का निकालो, इलेक्ट्रॉन का पहला ऑर्बिट का एनर्जी बताओ, तो ये हो जाएगा -13.6, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई हमसे पूछ देगा अच्छा दूसरा ऑर्बिट का एनर्जी बताओ, तो ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -13.6 2 का स्क्वायर 4
इसको सॉल्व करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसी तरह E3 निकाल सकते हो, E3 आ जाएगा -1.57, E4 निकाल सकते हो जाएगा -0.85, E5 निकाल सकते हो इसी तरह, ठीक है। चलिए, वही लिखा हुआ था एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का ये हो गया, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो सबसे क्लोजेस्ट रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का, तो इसका जो एनर्जी हो जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू होता है। कहने का मतलब द एटम हैज लोवेस्ट एनर्जी, द एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। एन का वैल्यू 2 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा कि ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, E1 को, तो E2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। बस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, E1 ग्राउंड स्टेट हो गया तो सब बढ़ते चला जाएगा, E2 तो फर्स्ट हो गया, E3 सेकेंड हो गया, E4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया, E5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो गया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमको बोलता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू, तो बोलता है कि हमको कितना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी में ले जाने में। तो ये ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं, अगर ये तो मेरा ग्राउंड स्टेट हो गया, ये मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गया और ये मेरा हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एनर्जी पता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमको एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो वही कितना एनर्जी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों का जो एनर्जी लेवल उसको माइनस कर देंगे, E2 माइनस E1, तो E2 का वैल्यू -3.4 माइनस -13.6, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब इसका एनर्जी तो कम है, E2 ग्रेटर है किससे, E1 से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एग्जाम में कुछ नहीं करना, दोनों का जो एनर्जी लेवल है उसको डिफरेंस कर देना, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह एनर्जी लेवल थर्ड का निकाला गया, और इन्फिनिटी एन का जब मान इन्फिनिटी रखिएगा तो एनर्जी लेवल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि वो ऑर्बिट जो है बहुत सारा ऑर्बिट होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका कि एन का वैल्यू जब इनफाइनाइट लोगे तो एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इसका सबका एक डायग्राम बनाया गया है, तो वही लिखा एनर्जी लेवल डायग्राम। इट इज अ डायग्राम इन विच एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ डिफरेंट स्टेट और लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, तो ये जो डिफरेंस आप डायग्राम बनाओगे तो डिफरेंस लगना चाहिए कि वो डिफरेंस है इसमें। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में डिफरेंस लग रहा है मेरा कि ये 10.2 का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस अप्रॉक्स 1.7 का होगा, कितना 7 5 12 1 1 2 3 1.9 का अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस कम हो गया, ये डिफरेंस उससे कम हो गया, ये डिफरेंस उससे कम हो गया, ये उससे कम हो गया। तो इस डायग्राम को बनाओगे ध्यान रखना, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा की वीडियो, चलिए ठीक है। चलिए अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो एनर्जी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, बताया था अभी कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये आपका हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से
हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ठीक है। तो वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होता है फोटोन के रूप में, जो पोस्टुलेट्स थर्ड बताए थे। ये कौन सा पोस्टुलेट्स है? थर्ड, बोर्ड्स का थर्ड पोस्टुलेट्स है। तो वही यहाँ निकालना हम लोग को। एच न्यू का जो फॉर्मूला हो जाएगा, अब देखिए, जो एनर्जी स्टेट इनिशियल होगा तो ई एन आई दिखाया गया, जो एनर्जी स्टेट जो फाइनल होगा ई एन एफ। अब यहाँ पर देखिए जो ई एन का फॉर्मूला निकाले थे आप, वो था माइनस एम ई का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही था ना। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो एनर्जी जनरल हो गया। अगर इनिशियल स्टेट लेंगे तो एन की जगह पे एन आई लिखेंगे, और फाइनल लेंगे तो एन की जगह पे एन एफ लेंगे। बाकी सारा फॉर्मूला दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला टर्म देखो, ये पहले लिखा जाएगा, माइनस वाला टर्म में बाद में लिखा जाएगा। और यहाँ ओवरऑल क्या पाओगे, इसको तो हम लोग रेडबर्ग फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे C इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। यहाँ से H यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आ गया तो डिवाइड में हो गया, तो यहाँ से न्यू फ्रीक्वेंसी निकल गया H न्यू, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे C इक्वल टू न्यू लेमडा, जहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, लेमडा वेवलेंथ होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकल गया, लेमडा मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल गया C बाई लेमडा। तो जब यहाँ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट किए C बाई लेमडा, तो यहाँ पर जब इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 बाई लेमडा निकल जाएगा मेरा। अब यहाँ देखो C ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एम ई का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, C डिवाइड में आ जाएगा एच क्यूब 1 बाई एन एफ का स्क्वायर बाई 1 बाई एन आई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इसका एक नया कांस्टेंट हम ले लेंगे R, जिसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। देखो यहाँ पर कैसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है। सबका वैल्यू पुट करोगे, सबका वैल्यू आपको पता होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता चुके कितना लेना है, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg लीजिएगा। फिर E तो पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट पता है 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लीजिएगा। फिर क्या बच गया, C स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। H पता है 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जब सबका वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये वाला टर्म आएगा, तो इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकल गया। ये सारे टर्म को हटाने के बाद मेरा क्या आ गया, R आ गया, तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलिए, जहां पर ये वेवलेंथ निकल गया स्पेक्ट्रम लाइन का, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो ये वेव नंबर का फॉर्मूला निकल गया। क्या बताए, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। तो ये वेव नंबर का फॉर्मूला हो गया, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, ये 12 नंबर। तो इसको आप याद कर लोगे, VVI है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इसका वैल्यू कभी कभी हम लोग R का वैल्यू ऐसे शॉर्ट में 1.1 ले लेते हैं, 10 का पावर 7 पर मीटर। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन होता है, ये बहुत ही आसान है। लाइमन सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और होता है पीफंड सीरीज। ये सारे सीरीज के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या बोलता है वो समझिए, कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ध्यान दो यहाँ पर, कि मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये आपका तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, पांचवा ऑर्बिट है, ये छठा ऑर्बिट है, ये सातवां ऑर्बिट है, ठीक है। अब देखिए, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर कोई भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है, हमारा दूसरा से आता है पहला में, या तीसरा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है पहला में, चौथा से आता है पहला में, पांचवा से आता है पहला में, छठा से आता है पहला में, या सातवां ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन आता है पहला में। अगर पहला में आ रहा है तो इसे लाइमन सीरीज बोलना है। क्या बोलना है इसको, लाइमन सीरीज। अभी जो बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI एग्जाम में पूछता ही पूछता है हर साल, ठीक है। चलो, अब यहां पर ध्यान देंगे हम लोग, अगर कोई भी ऑर्बिट से दूसरा में आता है, तीसरा से दूसरा में आया, चौथा से दूसरा में आया,
5वां से दूसरा में आया, 6ठा से दूसरा में आया, 7वां से दूसरा में आया, तो इसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इसे क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। अगर कहीं से भी थर्ड ऑर्बिट में आया, देखिए कोई भी ऑर्बिट से थर्ड में आया तो इसके बोलते हैं लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पास्चन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? पास्चन सीरीज। ये कहाँ पर आ रहा है? ये थर्ड में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। अगर कोई भी ऑर्बिट से 4 में आएगा तो लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पास्चन हो गया, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं इसको, ब्रैकेट सीरीज। और कोई भी ऑर्बिट से 5 में आएगा तो इसे बोलते हैं पीफन सीरीज। तो बहुत टफ नहीं, बहुत ही आसान है, याद रखना लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन सीरीज। ठीक है, वही लिखा हुआ देखिए यहाँ पर कि दो स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करेगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कोई भी ऑर्बिट से, 2, 3, 4, 5 से किसी से भी आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से? कहीं कहीं से भी चलेगा लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इसे कौन सा सीरीज बोलेंगे? लाइमन सीरीज। और इसमें क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है लाइमन में। ये जो रीजन होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? इसका जो रेंज पाया जाता है यूवी रीजन में पाया जाता है, यूवी रे, ये लाइमन। इसी तरह बाल्मर जो आता है वो विजिबल रीजन में आता है, विजिबल में। और लाइमन बाल्मर हो गया, ये तो बाल्मर हो गया। अब पास्चन जो होता है और ब्रैकेट और पीफंड, ब्रैकेट और पीफंड, ये सारा आता है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बाल्मर सीरीज। क्या हुआ देखिए यहाँ पर, बाल्मर सीरीज बोलते हैं वैसा स्पेक्ट्रल लाइन जो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा 3 से 4, 5 से कहीं से भी आएगा, लेकिन फाइनली उसको आना कहाँ है? सेकंड ऑर्बिट में आना है, तो इसे क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज। ये कहाँ लाई करेगा? विजिबल रीजन में। अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहाँ से? चौथा से, 5वां से, 6ठा से, कहाँ आएगा? तीसरा में आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज कहाँ लाई करता है? इंफ्रारेड रीजन में। अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करता है कोई इलेक्ट्रॉन के कारण, जब इलेक्ट्रॉन 5वां से चलेगा, 6ठा से चलेगा, 7वां से चलेगा, लेकिन आएगा कहाँ? 4 में आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कहाँ लाई करता है? इंफ्रारेड रीजन में। उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 6ठा ऑर्बिट से, 7वां ऑर्बिट से, 8वां ऑर्बिट से, कहाँ आएगा? 5वां ऑर्बिट में, तो इसे क्या बोलेंगे? पीफंड सीरीज। और ये कहाँ लाई करेगा? इंफ्रारेड रीजन में। अब यहाँ पर दो टर्म है, एक है एक्साइटेशन एनर्जी, एक है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए एक्साइटेशन एनर्जी जो वर्ड बना है एक्साइट से बना है, एक्साइट। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये पहला ऑर्बिट में है, दूसरा ऑर्बिट में, तीसरा ऑर्बिट में। अगर उसको पहला से दूसरा ऑर्बिट में जाना है या पहला से तीसरा ऑर्बिट में जाना, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से जंप कराने में, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। वही लिखा हुआ, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, जितना एनर्जी चाहिए इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप कराने में, कहाँ से कहाँ? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट कौन हो गया? पहला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप वो नहीं जाएगा, बाहर से उसको एनर्जी देना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। उस इलेक्ट्रॉन को पूरी एटम से बाहर निकाल देना, मतलब इन्फिनिटी भेज देना है। वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको पूरी बाहर निकाल देना है, एटम से ही बाहर उसको फेंक देना, बाहर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देना, तो वहां बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो एटम्स में चार्ज आ जाएगा, अब एटम्स में क्या आ जाएगा? चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद। वही लिखता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भगा देना है कहाँ से? उस एटम से, तो उसे बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ड्रॉबैक्स हम देख लेते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या कमी था बोर्स मॉडल में, कुछ कमी बच गई थी। ये जो बोर्स मॉडल था वो सिर्फ अप्लीकेबल था वैसा एटम के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो बाहर ऑर्बिट में। तो ये तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, He+ के लिए वैलिड था, Li++ के लिए वैलिड था। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड था। हीलियम के लिए वैलिड नहीं था, हम बार बता रहे हैं। He+ के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2+ आया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। ठीक है, इट इज नॉट अप्लीकेबल टू दोज एटम्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बोर्स मॉडल था सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड था। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मॉडल था इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को दिखा नहीं पाया। दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन,
वो ये नहीं बता पाया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन निकल रहा था उसका इंटेंसिटी क्या होगा, जैसे लाइमन था, बाल्मर था, पीफन था, उसका इंटेंसिटी कितना होगा वो नहीं बता पाया। एनर्जी के बारे में बताया था वो। द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलता है स्पेक्ट्रल लाइन भी और भी लाइन में टूटता है, स्पेस क्लोजली स्पेस लाइन में, उसे बोलता है स्पेक्ट्रल लाइंस। उसके बारे में ये बता नहीं पाया था। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना एकदम नहीं भूलेंगे, और बहुत मेहनत लगता है इतना करने में।